नमस्कार। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात होगी शिवसेना नेताओं के अमर्यादित बयानबाजी। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का एक ऑडियो कॉल टाइम्स नाउ नवभारत के पास। संजय राउत पर आरोप कि वो एक महिला को फोन पर धमका रहे। 70 सेकंड की ऑडियो में संजय राउत ने 27 बार गालियां दी। यह आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। टाइम्स नाउ नवभारत इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सच दिखाना हमारा काम है। और आज का सच यही है कि एक महिला जिसको कि रेप और मर्डर की धमकी दी गई, वो कहती है कि जिस आवाज धमकी दी वो आवाज संजय राउत की। तो दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान से इतने आग बबूला हो गए कि वो राज्यपाल को चप्पल दिखाने की बात करने लगे। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, इस पर चर्चा करेंगे राष्ट्रवाद के दूसरे पड़ाव में, यानी लगभग 5:30 बजे। उससे पहले बात करते हैं संजय राउत की और उस धमकी की जिसमें कि आरोप लगाया जा रहा है कि वो धमकी संजय राउत दे रहे हैं और दे रहे हैं एक महिला को। यह आरोप है कि संजय राउत फोन पर महिला को भद्दी गाली दे रहे हैं। वो जो ऑडियो क्लिप है वो 70 सेकंड का ऑडियो क्लिप है और उस 70 सेकंड में 27 बार गाली दी जाती है, यानी हर लगभग 2.25 सेकंड में एक गाली दी जाती। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को भी की। महिला का यह आरोप है कि उसको इससे पहले भी कई दफा ऐसी ही चीजें की गई हैं। कई बार अलग अलग नंबरों से फोन कॉल करके धमकियां दी गई। इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएं उससे पहले वो ऑडियो क्लिप आपको सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए जरा। फोन ठेव, फोन ठेव, फोन ठेव. नाही असं का छानपणा करायचा नाही. फोन ठेव. हाऊ कॅन यू फॉरगेट अरे गाते मला शिकवते का तू? ऐकून घेतो म्हणून तू काय समजते का मला? माझ्या नादाला लागायचं नाही, तुला परत सांगतो मी. हे चेक करून ठेव. आय डोंट फॉलो यू. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू. हे रेकॉर्ड कर आणि पोलिसात घेऊन जा. तुला दादीला जा. आय एम नॉट यू ना. दॅट्स व्हाय. खोटं बोलतो. मला माझी कॉलर पकडते का? माझी कॉलर पकडे लायकी आहे का तुझी? भेट आहे. चल ती लायकी तुला दाखवून थांब जरा, थोडे दिवस थांब. लायकी. आय नो युअर प्लॅन. I will show you like you wait and watch now. I know your plan. अरे चले चुप. Please go ahead. 1 मिनिट बोलतोय आणि मला लँडचे कागद ट्रान्सफर करायचे. आयदर यू ट्रान्सफर सुजीत नेम और माय नेम. संजय राउत के इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद टाइम्स नाउ नवभारत ने संजय राउत से उनका पक्ष जानना चाहा। संजय राउत से इस बारे में सवाल किया गया तो संजय राउत सवालों से भागते हुए नजर आए। आप वो तस्वीर देखिए जरा। राउत सर वो ऑडियो क्लिप के बारे में क्या कहेंगे प्लीज? सर 1 कमेंट इफ पॉसिबल। सर वो आपका या नहीं, एटलीस्ट इतना तो कंफर्म कर दीजिए। संजय राउत कितने आउटस्पोकन है, ये बात किसी से छिपी नहीं। छोटी छोटी बात पर मीडिया के सामने आकर टिप्पणी करने वाले संजय राउत इस ऑडियो क्लिप पर चुप क्यों हैं? क्या संजय राउत को इस पर सफाई नहीं देनी चाहिए? संजय राउत आखिर क्यों सवालों से भाग रहे हैं? हमने एक बार नहीं बल्कि कई बार कैमरे के सामने संजय राउत से सवाल पूछा, लेकिन संजय राउत हमेशा मौन रहे। सुनिए जरा। पैटर्न का लैंग्वेज आपको यूज करेगा। राउत जी ऑडियो आपका है। पैटर्न का लैंग्वेज आपको यूज करेगा। राउत जी तो ऑन कैमरा संजय राउत से 2 बार सवाल पूछा गया। एक बार हमारी सहयोगी शिवानी ने, तो दूसरी बार एक और बार सवाल पूछा गया, लेकिन दोनों बार संजय राउत खामोश रहे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने जब ये इस खबर का खुलासा किया 3 से 4 दफा संजय राउत को लाइव टीवी पर कॉल किया था उनका पक्ष जानने के लिए, लेकिन संजय राउत ने फोन रिसीव नहीं किया। संजय राउत के इस बयान के बाद, इन आरोपों के बाद बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां हमलावर हैं। तो दूसरी तरफ दबी जुबान में ही सही कुछ नेता शिवसेना के ही संजय राउत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि किसने अब तक इस मामले पर क्या कहा है। खोटं बोलतो, मला माझी कॉलर पकडते का? माझी कॉलर पकडे लायकी आहे का तुझी भेट आहे. हे रे चाले तुझी लायकी जो दाखवून थांब जरा, थोडे दिवस थांब. के ऊपर अन्याय हो रहा है, जिस कारण से वो उनको गाली दे रहे हैं। महिलाओं को इसी तरह की करना अच्छी बात नहीं है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से किसी महिला का उत्पीड़न होना, मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति को शर्मसार होने वाली एक घटना है। राउत साहब और ये उनके फैमिली का विषय है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनका नीचे दिखाने का, उनको बहुत ही लज्जास्पद भाषा करने का, तो वो उन्होंने तो गाली दी है, लज्जास्पद बात नहीं की है। टाइम्स नाउ नवभारत इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जानना जरूरी है कि क्या यह बयान संजय राउत का है या नहीं है, और इसलिए हमने संजय राउत से इस ऑडियो क्लिप पर और पुराने बयान को मिलाने की कोशिश की कि क्या आवाज एक जैसी है या आवाज अलग अलग। अब यह निर्णय आपके ऊपर भी है, इन दर्शकों के ऊपर भी है कि आप भी खुद मिलान कीजिए और अंदाजा लगाइए कि दोनों आवाजें क्या एक ही है या अलग अलग शख्स की। कौन ठेव कोण ठेव का कोण फोन ठेव नाही असं का आपण छानपणा करायचा नाही. फोन ठेव. हाऊ कॅन यू फॉरगेट अरे गाते मा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। मला शिकवते का तू? ऐकून घेतो म्हणून तू काय समजतेस का मला? माझ्या नादाला लागायचं नाही, तुला परत सांगतो मी. हे चेक करून ठेव. I don't call you only. I am not interested in talking to you. सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है उसके बाद पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है। हे रेकॉर्ड कर आणि पोलिसात घेऊन जा, तुला दादीला जा. I am not you ना, that's why. खोटं बोलतो, मला माझी कॉलर पकडते का? माझी कॉलर पकडे लायकी आहे का तुझी भेट आहे. कल त्यागपत्र दिया है, लोगों से अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात। चले तुझी लायकी जो दाखवून थांब जरा, थोडे दिवस थांब. I know your plan. I will show your laiki. You wait and watch now. I know your plan. Do it. चले चुप. और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया जी हो, पवार साहब हो, लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। 1 मिनिट बोलतोय आणि मला लँडचे कागद ट्रान्सफर करायचे. आयदर यू ट्रान्सफर सुजीत नेम और माय नेम. हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। तो ये दोनों आवाजें आपने सुनी। एक वो ऑडियो टेप जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो आवाज जो गाली दे रही है 70 सेकंड में 27 बार, वो आवाज संजय राउत की है। तो दूसरी आवाज आपने वो सुनी जब संजय राउत खुद मीडिया के सामने मुखातिब हुए मीडिया से और अपनी बात रखते नजर आए। यह फैसला दर्शकों का है, यह काम एजेंसीज का है कि इस मामले में अंतिम सत्य तलाशा जाए।
लेकिन जब तक आरोप लग रहे हैं और संजय राउत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा तो कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। और इसी को लेकर के आज राष्ट्रवाद में जो सवाल है वो सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल ये कि प्रॉपर्टी मैटर, तो क्या संजय राउत का एक गाली कल्चर सामने आएगा? सवाल है कि 70 सेकंड में 27 गालियां दी जाती हैं, सवाल पूछा जाता है संजय राउत से तो सफाई पर चुप्पी क्यों? अगर गाली नहीं दी है तो फिर संजय राउत सवालों से भागते हुए नजर क्यों आए? और सवाल यह भी कि एक महिला का अपमान हो रहा है, उद्धव ठाकरे कैसे इस अपमान को सह रहे हैं? इन तमाम सवालों के साथ जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ हैं, नेता हैं शिवसेना के और उद्धव गुट के समझे जाते हैं। अशोक वानखेड़े हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ दीपक केसरकर हैं, नेता हैं शिवसेना से और शिंदे ग्रुप के ये समर्थक हैं। सबसे पहले दीपक केसरकर जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आवाज लगातार हम लोगों ने सुनाई दर्शकों को, इस आवाज को क्या आपका मिलान करते हुए नजर आती है संजय राउत की आवाज से? नहीं, इस पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एजेंसीज का काम रहता है उसको मैच करना। लेकिन अगर उनकी नहीं हो तो उन्होंने बोलना चाहिए था कि ये मेरी आवाज नहीं है या तो मैंने ये फोन नहीं किया। एक्सप्लेनेशन वो दे सकते थे क्योंकि मेरे ख्याल से कल से आपके न्यूज में ये दिखाया जा रहा है जी। और वो उसको रिफ्यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया है। इतना ही मैं कह चल सकता हूँ जी। और दूसरा, ये जो जिस तरह से ये सब हुआ है वो महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। और इसके लिए जो भी स्पेशली महिलाओं के बारे में जब होता है तो महिला आयोग रहता है, वो स्टेट में रहता है, सेंट्रल में रहता है, तो उनको उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जो भी उनके बीच में व्यवहार हो वो उनका आपसी मामला है जी। लेकिन जो डिसेंसी आप एक्सपेक्ट करते हैं या जो हमारा कल्चर है महाराष्ट्र, वो उसको इजाजत, इस बात की इजाजत नहीं दे। जी, मैं जानना चाहूंगा संजय गुप्ता आपसे कि क्या आप पहचान पाए इस आवाज को? और इसका फॉलोअप सवाल ये कि संजय राउत को हमने कई दफा फोन किया लाइव शो के दौरान, 2 से 3 दफा हमारे सहयोगी पहुंचे उनके पास सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछा लेकिन वो कैमरा के सामने से चुपचाप चले गए, ये तक नहीं कह रहे कि आवाज मेरी नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हम नेता हैं शिवसेना के जी, और शिवसेना एक ही है। हाँ। बाकी आप कुछ भी समझे और कुछ भी लिखते रहे, वो आपकी अपनी मन की विडंबनाएं हैं। शिवसेना एक होती तो सत्ता परिवर्तन इस तरीके से नहीं होता। ये जो आपने वो आपके देखने का नजरिया है, सोशल मीडिया पर मीम बना रहे हैं और सामने आएंगी तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पीछे से कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ऐसे ऐसे तो मीम बन रहे थे। आप कह रहे शिवसेना एक है, मीम बनते रहे। बहुत से लोगों का काम होता है मुद्दों को पैदा करना और मुद्दे पैदा करके उस पर राजनीति करना, जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आवाज संजय राउत जी की क्यों नहीं हो सकती। उसके 2 बड़े कारण है जो आपका सवाल जिस पर आज आपने ये समीक्षा रखी है, तो इसमें 2 कारण है जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि ये आवाज संजय राउत जी की नहीं हो सकती। सबसे पहला कारण, संजय राउत जी या तो मराठी में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं। वो कभी इंग्लिश में कोई बात नहीं कहते अपनी बात को, जब भी वो बोलते हैं इसके अंदर यू शुड वेट, इसके अंदर एक लाइन अंग्रेजी की है। तो एक तो वो कारण है कि संजय राउत जी की आवाज नहीं हो सकती। दूसरा, कोई महिला या कोई भी व्यक्ति किसी से कहे कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर ट्रांसफर करूंगी तुम्हारे नाम या किसी के नाम, इस तरह की बात को उस तरह से कोई किसी से भी कहेगा, कोई महिला हो या कोई भी हो, कि तुम मेरे नाम कर दो ट्रांसफर या किसी और के, अजीत के नाम ट्रांसफर कर दो। अरे भाई, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात कर रहा है आपके नाम पर, तो वो उससे इस ढंग से बात करेगा नहीं जिस ढंग से उसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है संजय गुप्ता, वो ये बताई जा रही है कि जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, एक मामले में ईडी ने वो संपत्ति अटैच की हुई है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो महिला जो आरोप लगा रही है और संजय राउत की जो फैमिली है उनके बीच में संबंध भी कुछ है और वो जॉइंट अकाउंट में साझा नाम से वो प्रॉपर्टी ली गई है जिसको अटैच किया गया है, लोग ये भी कह रहे हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा अशोक वानखेड़े साहब आपसे कि संजय राउत के ऊपर लग रहे इन आरोपों की तह आपको क्या नजर आती है? ये आरोप क्या सही हैं? अगर गलत हैं तो संजय राउत को क्या खंडन नहीं करना चाहिए? देखिए, ये जो संजय राउत पे आरोप लगे हैं, इसमें संजय राउत को सबसे पहले एक स्टेटमेंट इशू करना चाहिए था, क्योंकि ये जो डॉक्टर स्वप्ना पाटकर है,
इनके पति उनके साथ काम करते थे। स्वप्ना पाटकर स्वयं जब वो संपादक लोक सामना के थे तो कॉलम लिखती थी, उसने 2014 तक कॉलम लिखा। उसके बाद वो राज्यसभा का उनका कुछ काम भी देखती थी। वो उनको छोड़ के चली गई क्योंकि उनको कुछ और काम परस्यू करना था। उसके बाद ये जो स्कैम हुआ जो रीडेवलपमेंट का, उसमें उनके पति के ऊपर रेड भी हुई ईडी की। ईडी ने उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए जी। हो सकता है उन्होंने कुछ बात की, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जब उन्होंने संजय राउत के लिए काम करना छोड़ दिया तब से संजय राउत बहुत नाराज थे बुरी तरह से उनको। तो उन्होंने कुछ कागज कुछ स्टेटमेंट दिए ईडी के पास, उसको लेके भी मसले हैं। तो ऐसा नहीं कि संजय राउत इनको जानते नहीं जी। संजय राउत की इनकी जान पहचान है, ये तमाम चीजें सामने हैं। ऐसे में यदि जान पहचान करने वाली महिला यदि आप पे आरोप लगाती है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उनको कहे कि भाई ये तो, या इतना भी कह सकते थे कि मेरा कानून में विश्वास है, वो जो व्हाइट या व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट जो भी होना है वो हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से वो टाल रहे हैं बाकी जगह पे तो वो तुरंत कूद जाते हैं अपनी रिएक्शन देने। एक बात और है, क्योंकि आदमी का पिछला रिकॉर्ड भी जाना जाता है कि वो किस तरह से पहले भी उनके खिलाफ दीप्ति रावत भटनागर का एक केस पड़ा हुआ है, तब भी एक कंप्लेंट हुई थी एब्यूजिंग की। कंगना रनावत के बारे में उन्होंने क्या बात की थी। संजय राउत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि संजय राउत को लगता है कि वो बाल ठाकरे की आत्मा उनके अंदर है। बाल ठाकरे जी कुछ भाषा का उपयोग करते थे, वो असंसदीय थी, वो खुलेआम स्टेज से करते थे, लेकिन वो ठाकरे की भाषा थी, वो ठाकरे का एक ब्रांड था भाषा का। सिवाय बाल ठाकरे के वो भाषा किसी के भी मुंह में शोभा नहीं देती। ये सच्चाई तलाशने की कोशिश कर रहा हूं सर कि 70 सेकंड की कॉन्वर्सेशन होती है एक पुरुष की 27 गालियां 27 गालियां जी, उसमें 27 गालियां दे दी जाती हैं। तो शहजाद पूनावाला, ये कौन सा, ये क्या कोई संजय राउत ब्रांड है क्या? और अगर संजय राउत ये ब्रांड नहीं है तो संजय राउत फिर सामने आकर मना क्यों नहीं कर रहे कि भाई मेरी आवाज नहीं है? अशोक वानखेड़े जी ने बहुत ही तरीके से इस पूरे मामले पर रोशनी डाली, तो बहुत कम बचता है इस पे और बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने अनुभव से बात रखी है। परंतु मैं 2-3 बात बताना चाहता हूँ। एक जो मैंने इस ट्रांसक्रिप्ट में देखा वो ये है कि उन्होंने धमकी दी है कि ईडी के सामने जाओगी तो मार देंगे। तो ये केवल महिला को गाली देने का या महिला का अपमान करने का विषय नहीं है, ये दरअसल स्कैम को दबाने का 1000 करोड़ से बड़ा स्कैम है ये पात्रा चौल स्कैम। इसको दबाने का ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा प्रयास है। तो इसीलिए मैं तो कहता हूं कि ये लगता है कि अब आप पूरे देश में देखो क्या घटनाक्रम हो रहा है कि भ्रष्टाचार हमारा अधिकार, भ्रष्टाचार हमारा शिष्टाचार। अगर करेंगे इंक्वायरी तो हम कहेंगे अत्याचार अत्याचार और फिर करेंगे दुराचार। तो ये जो दुराचार वाली श्रेणी में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर कभी पुलिस वाले का कॉलर पकड़ती है, थूकती है। तो संजय राउत का दुराचार इस प्रकार से नजर आ रहा है कि वो एक महिला को जिनकी जान पहचान है उनको इस प्रकार से धमकी दे रहे। तो मुझे लगता है कि पुलिस के सामने शायद किरीट सोमैया जी ने इस मामले को ले जाने का काम भी किया है और एजेंसीज को और पुलिस को इस पे संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, पर कान खोल के सारे लोग सुन ले कि जो भ्रष्टाचार करने का अधिकार चाहते हैं वो अधिकार अब समाप्त हो चुका है। महाराष्ट्र में भी समाप्त हो चुका है, देश में तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। शहजाद, जो कंप्लेन कॉपी है, किरीट सोमैया का आपने नाम लिया, इस कंप्लेन कॉपी में मैं पढ़ पा रहा हूं कि इस महिला को धमकी दी गई कि तुमने अब तक ईडी के सामने जो बयान दिए, ईडी के सामने दोबारा जाओ और कहो कि मिस्टर सोमैया ने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया था। और अवधेश जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इसमें साफ लिखा गया है, अंग्रेजी में पढ़कर फिर ट्रांसलेशन में दर्शकों को कर दूंगा, इसमें लिखा गया कि आई एम श्योर दैट मिस्टर संजय राउत इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दीज थ्रेट्स as it is most beneficial to him and his family if I do not give statement to ED। स्टेटमेंट में यही कहा जाता है, महिला आरोप भी लगा रही है, संजय राउत खामोश है। नहीं, देखिए ऐसा है कि संजय राउत पर इस स्वप्ना, पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई संजय राउत की आवाज है। हाँ, तो आप मान रहे हैं इस बात? हम मैं तो मान रहा हूं, क्योंकि ये सुजीत पाटकर का नाम आना ही अपने आप में, मैं जब पूरा डिटेल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर उनका कल सांसदी नहीं भी रहती है तो गाली का कहीं कंपटीशन होगा तो नहीं, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार वो जीत सकते हैं और उससे धन भी कमा सकते हैं। एक अच्छा पेशा उनके लिए हो जाएगा अगर कहीं जाते हैं तो, ये देखने के बाद पता चल रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो है वो बहुत डरावना है, ये बहुत डर पैदा कर रहा है। ये पहली बार नहीं है, ये जो स्वप्ना पाटकर हैं, अब जिस सुजीत का वो नाम ले रहे हैं उससे वो अलग हो चुकी हैं
अब उनके साथ नहीं है। वो मराठी फिल्म भी प्रोड्यूस करती हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और अशोक जी सही बता रहे थे, उन्होंने इनके साथ काम किया है, वो लेख भी लिखती थी उसमें, ये सब बातें सही थी। पिछले वर्ष उसने 2 प्रकार से कंप्लेन किए थे। एक तो उसने 43 ट्वीट्स की थी उस महिला ने, ट्वीट्स में डॉक्यूमेंट प्रूफ दिए थे कि कैसे इस आदमी ने हमारी मां को धमकाया है, परिवार को धमकाया है, प्राइम मिनिस्टर को उसने ट्वीट के माध्यम से किया था, पूरा पत्र लिखा था कि हमको धमकियां दी जा रही हैं। अब ये जो सुजीत के नाम से जमीन करो और जो ईडी है, मैंने आपको कल भी बताया था कि सुजीत पाटकर की एक शराब कंपनी है। उस शराब कंपनी में इनकी दोनों बेटियां 16 वर्षों से पार्टनर हैं, 16 वर्ष से पार्टनर है। जो अलीबाग का फ्लैट, अलीबाग संजय राउत की दोनों बेटियां, जो अलीबाग के एक जमीन को ईडी ने अटैच किया था, वो स्वप्ना पाटकर और इनकी पत्नी जो है वर्षा राउत, दोनों के नाम से थी जी। ये जो वर्षा, जो चावल का मामला है ना, वो चावल में जो 1034 करोड़ का माना जा रहा है कि 672 फ्लैट, देखिए ये जा रहा है HDIL घोटाला, PMC घोटाला और चावल घोटाला, ये 3 बड़े घोटाले महाराष्ट्र के इस फोन से जुड़े हुए हैं जी। HDIL का, जो PMC का 4355 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसमें भी ये सारे नाम है कि PMC बैंक से HDIL में ट्रांसफर किया गया, और जो आशीष कंस्ट्रक्शन है जिसको वो चावल बनाना था, उस चावल ने उसी बैंक से पैसे लिए थे। उसी बैंक से प्रवीण राउत जो है उसका डायरेक्टर था इसमें, आपको आशीष कंस्ट्रक्शन में, जिसकी पत्नी के साथ संजय राउत की पत्नी पार्टनर थी, और 55 लाख का आपने सुना होगा कि बिना इंटरेस्ट का लोन दिया गया है। तो ये सब चीजें स्वप्ना पाटकर को पता है, उसने बहुत सारी चीजें रिवील की है, उस रिवील के आधार पर इनकी हालत खराब हो रही है। तो ये जो गालियां हैं, लेकिन एक बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस गाली को दूसरे रूप में देखिए कि उद्धव ठाकरे का शासन चल कैसे रहा था, किस ढंग से एक पूरे शासन को, जैसे कहते हैं एक अंडरवर्ल्ड का एक धमकी होती थी, ये पूरा शासन अंडरवर्ल्ड की तरह एक्ट करता था कि हमारे विरुद्ध ही हम भ्रष्टाचार करें, बोले नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास, जो 16 जुलाई को जो कंप्लेंट की गई इस महिला की तरफ से, उसमें इसने कहा कि उसने पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों में भी कई दफा शिकायतें की थी। मेरा सवाल प्रेम कुमार जी आपसे ये है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो कंप्लेंट की गई, कोई एक्शन नहीं हुआ, और अंततः फिर 16 जुलाई को वापस कंप्लेंट करनी पड़ी इस महिला को लेकर के, तो क्या मान के चला जाए तब उद्धव सरकार थी, संजय राउत दाएं हाथ थे, इसलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा था? अनंती जी देखिए, इस महिला के लिए तो ये है कि सरकार बदल गई है, आपकी बात मान ले कि पुरानी सरकार में उनको न्याय नहीं मिल रहा था। पर इस मामले को अवधेश जी की बातों से तो ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला एकमात्र संजय राउत हैं, पॉलिटिशियन या पत्रकार, जो गालियां देते हैं, और पूरे देश में तो कोई गाली कल्चर ही नहीं। तो दरअसल ये मामला ऐसा है। नहीं सर, इसमें छोटी सी मेरी आपत्ति है सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। संजय राउत दुनिया में कोई कितनी किसी को गाली दे रहा हो, एक महिला के साथ 70 सेकंड की बातचीत में गाली देना, सुनिए, धमकी देना, और गाली क्यों देना, नहीं, गाली के पीछे कारण क्या है ये भी देखना पड़ेगा। गाली भी है, गाली के पीछे कारण क्या है, वो सारे बैकग्राउंड देखने होंगे। अगर मैं बोलूंगा ही नहीं तब तो आपने टोक दिया, और आप लोग, मैंने जीवन में कभी गाली नहीं दी और न देने का प्रण कर रखा है, लेकिन आपने टोक दिया और मुझे लगा जैसे कि मैं गाली का समर्थक बैठा हुआ हूं। मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात रखने दीजिए। देखिए गाली जो है इस देश में ये एक मौका है जब हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। किसी उदाहरण को रख करके हम पूरे देश में हम एक बड़ा उदाहरण बना सकते हैं। एक पॉलिटिशियन कैसे गाली दे सकता है, एक पत्रकार कैसे गाली दे सकता है, ये जो चीज है इसको हमें हाईलाइट करने की जरूरत। क्या हमने मेनका गांधी जी का क्या ऑडियो नहीं सुना था कि वो गाली दे रही थी? सोशल साइंस की क्लास संजय राउत के लगाने से हम लोग रहे सर, गाली दी थी। देखिए सुनिए, संजय राउत के लिए तो सर ऐसी कोई कक्षा लगेगी नहीं कि भाई आपको समाज में कैसा रहा जाता है या महिलाओं से कैसे बातचीत की जाती है। राज्यसभा सांसद है सर। देश में जितनी गालियां हैं, ज्यादातर, एक आध इनोवेटिव गालियां छोड़ दीजिए, ज्यादातर गालियां महिलाओं को संबोधित है, महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं का अपमान करने का तो ये देश और दुनिया आती रही है। ऐसा थोड़ी कि पहली बार महिलाओं का अपमान हुआ है, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हड़प्पा संस्कृति से आगे जैसे जैसे समाज विकसित होता रहा है, समाज क्या क्या लूपहोल है उस पर आप रिसर्च कर लीजिएगा सर।
उस मामले में हमारी कोई बाध्यता नहीं, आपके लिए नहीं है। एक सेकंड, लेकिन आज की तारीख में संजय राउत प्रेम जी को या तो पूरी बात सुनिए प्रेम जी, आपको आप जरा मैं जरा आधे मिनट में पूरी बात कराऊं। देखिए 672 फ्लैट उन लोगों का जो पात्रा चौल से विस्थापित हुए थे, महाडा के साथ उसमें आकर सुनिए उनको फ्लैट नहीं मिला, उनको फ्लैट नहीं मिला, दूसरे लोगों से बेच के 138 करोड़ रुपए 1034 करोड़ रुपया लिया, पीएमसी का पैसा घोटाला हुआ, उस फ्लैट को 10 बिल्डरों के साथ उस जगह को बेचा, उसमें सारे पार्टनर है, वो सारी चीजें वो जान रही है, वो भी महिला फंस गई थी इन लोगों के चक्कर में, वो उसको बाहर निकालने कैसे बात कर रहे हो? पूरे महाराष्ट्र से 5-10 हजार करोड़ रुपए लूट के बैठे हुए हैं, वो महिला उसके बारे में बोलना चाहती है, उसको गाली पहले प्रेम कुमार जी की बात नहीं कर रहे हैं। दी जा रही है, इसको कैसे खत्म किया जाएगा? क्यों, कैसे इनको पनिश किया जाना चाहिए? कानून इनको कैसे रोके? ये सारी बातें हमारे सामने चिंता का विषय है। इस उदाहरण के माध्यम से इस उदाहरण के माध्यम से हम इस अब देश कानून में कैसे रोके सर? उसके लिए तो ये महिला कह रही कि भाई पहले से मैं काफी कंप्लेंट दे चुकी हूं, जब मुझे रेप की धमकी मिल रही थी, मुझे मर्डर करने की धमकियां दी जा रही थी। आप सोचिए कि अखबार में, जिसमें कि आप आमतौर पर हम लोग रेस्टोरेंट्स के बाकी लीफलेट्स देखते हैं, वैसे लीफलेट्स की जगह उस महिला को धमकी दी जा रही थी अखबार में लपेट करके। यही इस देश में जो गालियां होती हैं, लेकिन आपने जो शुरुआती बात की है गाली कल्चर को लेकर के, मैं जानना चाहूंगा शहजाद पूनावाला आपसे कि क्या ये बात मान करके तो संजय राउत की तो फिर माफी दे देनी चाहिए कि भाई देश में तो बाकी लोग गाली देते हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, महिला को गाली दीजिए, आप 70 सेकंड में 27 छोड़िए, 70 के 70 आप गाली दीजिए। ये गाली केवल गाली देने का और महिला को अपमानित करने का मामला है ही नहीं जो अवधेश जी कह रहे हैं। और पहले तो संजय राउत सांसद है, तो वो आम लोगों से एक पायदान ऊपर पर है, क्योंकि उनको कानून बनाने हैं। अगर कानून बनाने वाला ही इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेगा तो फिर देश में कौन कानून का पालन करेगा? दूसरी बात, ये गाली देने का कारण क्या है उसके बारे में अशोक वानखेड़े जी ने, अवधेश जी ने बहुत डिटेल में बताया है। और ये कारण है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एक्शन ऑन करप्शन हो रहा है, तो ये एक्शन ऑन करप्शन का फ्रस्ट्रेशन है। अब प्रेम जी, आप करप्शन के तो समर्थक रहे हैं ना भाई कई सारे पैनल में, आपने आकर कहा है सोनिया गांधी करप्शन करे मैं साथ दूंगा, अब ये एनसीपी करप्शन करे मैं साथ दूंगा, तो ये आपका इतिहास रहा है गाली का। नहीं, मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि अभद्रता कर रहा हूँ, बीच में टोक रहा हूँ, है ना? आप अपनी तरफ से कुछ भी बोल दीजिए, प्रेम जी बोल कर। नहीं प्रेम जी, मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि मैं अपनी बात पूरी करें, मैं उसके बाद आपके पास में आऊंगा सर आपका पक्ष जानने के लिए। देखिए ऐसा है, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, जांच ऑर्डर हो चुकी है, इसमें बहुत सारे लिख रहा है कि एंगल्स है जिसमें संजय राउत इन्वॉल्व है, जांच हो जाने दीजिए। अगर संजय राउत की मूंछ में तिनका नहीं है तो घबराने की बात क्या है? सॉरी, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है तो घबराने की क्या बात है? कोई समस्या नहीं है, हो जाने दीजिए। मैं छोटा सा करेक्शन, मैं कमेंट चाहूंगा दीपक केसरकर जी आपसे कि आवाज संजय राउत की हो या ना हो, इस मामले में जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अभी तक के पैनलिस्ट की बातों से डायरेक्ट लिंकेज तो स्थापित हो रहा है, शिकायतकर्ता जो महिला है और संजय राउत उन दोनों के बीच में वजहें सामने आ रही कि भाई हो सकता है, संभावना बन सकती है कि गालियां क्यों दी गई हो या फिर ये बातचीत क्यों की गई हो, ये लिंकेज तो सामने आता है सर। जिस तरह से महिला को ट्रीट किया गया है वो ऑब्जेक्शनेबल है। उनका डील क्या है उसके बारे में तो पुलिस इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना हर पार्टी की जिम्मेदारी है और एक वरिष्ठ नेता भी है महाराष्ट्र से, तो इस तरह की भाषा उनको शोभा नहीं देती जी। और अगर बाला साहब होते तो इस तरह की भाषा उनको अलाउ नहीं करते किसी महिला के खिलाफ। मैं समझ सकता हूं कि उनकी भाषा थोड़ी सी इनडिसेंट रहती है, लेकिन आप महिला के खिलाफ इस भाषा का यूज करते हैं तो वो ऑल द मोर ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। तो या तो उनके पार्टी को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, नहीं तो फिर महिला आयोग का इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है जी। लेकिन या तो वो जाए या सुमोटो भी महिला आयोग इसमें दखल ले सकती है, ऐसे मुझे लगता है। तो जो भी है ये अथॉरिटीज है और इन अथॉरिटीज को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मामले में जांच होनी चाहिए, आप इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन संजय गुप्ता आपकी और संजय राउत की तो सर नाम राशि भी एक है। आपको शुरुआत में लगा था कि भाई उनके पास कोई वजह नहीं है इस महिला के साथ बातचीत करने की, पैनलिस्ट की बातों से आप इस बात के लिए कन्विंस्ड हैं कि कम से कम वजह तो है संजय राउत की उस महिला से बात करने की, या उन दोनों का आपसे संबंध तो है?
नहीं, ये तो इससे दीपक जी, सवाल मेरा छोटा सा सर, ये संजय गुप्ता से, मैं वापस आपके पास में आ रहा हूँ दीपक जी। मैं जरा आपकी माफी चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा एक दूसरा अपॉइंटमेंट भी है। मैंने दो बातें कही थी, मैंने दो बातें कही थी, ये नहीं कही थी जो आपने कहा है। मैंने कहा था कि संजय राउत जी ना तो इंग्लिश शब्द का यूज करते हैं, जिस तरह से उनकी बातचीत के अंदर एक लाइन अंग्रेजी की दिखाई गई थी, एक तो ये कहा था। दूसरा, कोई भी महिला या कोई भी आदमी किसी के नाम प्रॉपर्टी करने की बात कर रहा हो तो वो उससे टोन में बात नहीं करेगा। तीसरी बात, किस टोन में बात करता है बताइए मुझे। कहना चाहूंगा कि कोई भी महिला, तीसरी बात, और जिस टोन में वो थी वो उस टोन को मैं सही नहीं मानूंगा। तीसरी बात, कोई भी महिला ही नहीं बल्कि कोई भी पुरुष अगर किसी को कोई फोन पर बातचीत करते हुए 2 बार भी गाली देगा तो उस फोन को नीचे रख देगा। ये कोई एफएम का वो जो मेम बनने वाला कार्यक्रम नहीं था कि जिसके अंदर गालियां सुनने के बाद भी चालू रहता है आदमी। तो ये किसी भी महिला या पुरुष को कोई 2 बार भी गाली दे देगा तो फोन को नीचे पटक देगा। और उसने 27 बार गालियों को सुना, ऐसा कैसे? मतलब गालियों को सुनने का कोई ठेका ले रखा था क्या कि गालियां सुनने का ठेका ले रखा था? अच्छा, एक सेकंड, 27 बार गाली देगा। अशोक वानखेड़े जी, तो क्या उस महिला का अपराध है क्या कि उसने गालियां सुन ली, 70 सेकंड इंतजार कर लिया, उम्मीद कर ली कि जो आदमी कॉल कर रहा है वो शायद सभ्य भाषा में बात कर लेगा। अब मुझे कोई गाली देके दिखाए एक बार। ये झगड़ा है दो पार्टनर्स इन क्राइम। कैसे देते हैं? हाँ, एक सेकंड संजय गुप्ता जी, एक सेकंड, अशोक वानखेड़े अपनी बात पूरी कर ले सर, उसके बाद आपकी गाली वाली समस्या पर भी आएंगे। ये बात है दो पार्टनर्स इन क्राइम। तो बेबंदी के लोग इस कैब में नहीं आती। वानखेड़े जी की बात क्या? और जी एक सेकंड संजय गुप्ता। गुप्ता जी बोलिए इन्होंने। अरे गुप्ता जी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं बोला है। मैंने ऐसा क्या बोला है जो आप इतने उखड़ गए मेरे पे? आपको तो एक बार कभी सुन भी लिया करो ध्यान से यार। हिंदी में ही बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए, सवाल ये है कि ये दोनों का जो है ये पार्टनर इन द क्राइम। बोल भी नहीं सकते आप। ईडी का यदि केस नहीं होता, ईडी का केस नहीं होता तो ये स्कैम ऐसा ही चला जाता। इसमें सब पैसे कमाते, सबके पॉकेट गर्म हो जाते। उसमें मैडम का भी हो जाता। मैडम कहती है कि मुझे सामना के टाइम से मैंने छोड़ा, 2014 से मुझे तकलीफ हो रही थी, बार बार धमकियां दे रही है। 2014 से आप क्यों चुप थे? आप आज प्रधानमंत्री को पत्र लिख सकते हैं। ये चेंजिंग ऑफ पावर से भी इसका लेना देना होता है। लेकिन कुछ भी हो, ये चेंजिंग ऑफ पावर हो, कौन किसके पीछे, मैं इसमें नहीं जाता। मैं जाता हूँ फिर भाषा पे और उस कन्वर्सेशन पे। क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये भाषा की उम्मीद है? अच्छा अशोक, और ये पहली बात और चाहूंगा सर, संजय गुप्ता कह रहे हैं कि संजय राउत कभी भी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, ऐसी नहीं है। उनके मैं कई वीडियोस दिखा देता हूं जिसमें वो अंग्रेजी भी बोलते हैं। थोड़ा सा शांत, मैं आपके पास में आऊंगा। गुप्ता जी ये बहुत ही ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये बैठे। हम ये कह रहे हैं कि हम तो ये कह भी नहीं रहे कि उनकी भाषा है, हम ये कह भी नहीं रहे कि उनका कौन है। सारे बाल टूट, हम ये कह रहे हैं कि यदि उन पे आरोप लगते हैं। संजय गुप्ता जी सुन लो यार, संजय गुप्ता जी प्लीज, अच्छा डिस्कशन चल रहा है। तो भाषा की मर्यादा पहले बना कर रखे। हम क्या दूध पीते बच्चे हैं? संजय गुप्ता भाषा की मर्यादा बात करने आए हैं, तो भाषा की मर्यादा पहले अपने आप बना कर रखिएगा। 1 मिनट यार, क्या होता है? किसी के लिए अलाउ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, और उसमें आप भी शामिल हैं। यार क्या होता है? मेरी बात सुनिए। मेरा कहने का मतलब है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने भी कहा कि चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता। मैं भी ये कह रहा हूं कि मैं ही मानता, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि भैया किसका कौड़ी हो कुछ भी। मेरा ये कहना है यदि उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट होती, कंप्लेनेंट उनकी जानकार है, क्राइम इन पार्टनर इन द क्राइम है, आपको ये नहीं पता? उनसे इतनी अपेक्षा है कि वो एक शब्द कहे मीडिया में। यदि वो मीडिया में नहीं कहना चाहते हिस्सा बने रहिए, तो मीडिया में नहीं बोलना चाहते हैं, तो इसी मीडिया का हर 2 सेकंड के बाद उपयोग करते हैं। और पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कहा है कि हम जांच करके बताएंगे, ये टेप गलत है। लेकिन उनकी चुप्पी बहुत सारी चीजों पे सवाल खड़ा कर। जी, उनकी चुप्पी क्यों है, मैं संजय गुप्ता आपसे भी जानूंगा, और ये मैं सवाल पूछूंगा प्रेम कुमार जी से भी। लेकिन उससे पहले सर, डिबेट को आगे बढ़ाते हुए ना एक और बयान सुना देते हैं। दर्शकों को सुनना चाहिए कि एक तरफ संजय राउत महिला को फोन पर गाली दे रहे हैं, ये आरोप उनके ऊपर लग रहा है, तो दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का अपमान किया। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान पर उद्धव ठाकरे ने उन्हें चप्पल दिखाने की बात कही है। सबसे पहले आपको उद्धव ने राज्यपाल के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये सुनवाते हैं।
मला असं वाटतं की महाराष्ट्राची जी एक संस्कृती आहे, महाराष्ट्राचे एक संस्कार आहेत, परंपरा आहेत, मग महाराष्ट्रामध्ये अनेक काही गोष्टी आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सुंदर लेण्या आहेत, डोंगर खोरे आहेत, शिवरायाचे गड किल्ले आहेत, महाराष्ट्राची पैठणी आहे, महाराष्ट्राचे काही खाद्यपदार्थ आहेत. हे सगळे त्यांनी या 2-2.5 वर्षामध्ये पाहिलेले असतील. म्हणजे सगळ्या चांगल्या गोष्टी पाहिल्या असतील. म्हणजे महाराष्ट्राचं काही ही देखा, पण कोल्हापूर का जोडा नाही देखा. कोल्हापूर वाहन जो जोडा आहे तो सुद्धा त्यांना कोणीतरी दाखवण्याची गरज आहे, कारण ते सुद्धा महाराष्ट्राचं एक वैभव आहे. मी त्याचा अर्थ कोणी कसा लावायचा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. उद्धव ठाकरे का आपने बयान सुन लिया, उसका ट्रांसक्रिप्शन लगातार हम लोग नीचे चला रहे थे. अब आपको सुनाते हैं भगत सिंह कोश्यारी का वो बयान जिस पर उद्धव ठाकरे आग बबूला हुए. हालांकि भगत सिंह कोश्यारी से फिर से अपने बयान पर सफाई दी और उन्होंने कहा कि उनका मराठी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं. ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं. लिए अब मुझे बताइए संजय गुप्ता जी, क्यों ना कहा जाए कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, अभद्र भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना शिवसेना का पैटर्न है. ये क्यों ना कहें? भगत सिंह कोश्यारी जी ने दिया जी, उन्होंने इस बात को साबित किया कि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल जरूर हैं मगर महाराष्ट्र के नहीं हैं. और उद्धव जी ने जो कहा है, उद्धव जी ने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कोल्हापुरी चप्पलें भी बनती हैं जो पूरे देश में नहीं दुनिया में मशहूर हैं. उन्हें यही पता होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गुजरातियों और राजस्थानियों के लिए कहा गया, इसी तरह से मराठियों के लिए भी कुछ कहा जाना था. और महाराष्ट्र में और बहुत बड़ी सभ्यताएं हैं. तो जिस तरह उन्होंने से कहा कि उन्होंने राज्यपाल ने कोल्हापुरी चप्पल नहीं देखी है, तो उनको कोल्हापुरी चप्पल दिखानी पड़ेगी. अगर कोई खुदा ना खास्ता गलती से कोई संजय गुप्ता के लिए भाषा का इस्तेमाल कर देता तो संजय गुप्ता क्या कहते कि बहुत अच्छा किया आपने जो उद्योग है महाराष्ट्र का उसकी बात आप कर रहे हैं, या फिर आप उसको अपने अपमान के तौर पर लेते? देखिए, किसी भी प्रसिद्ध चीज के विषय में बताना एक अलग चीज होती है. हाँ. और किसी बात को किसी दूसरे तरीके से कहना एक अलग चीज होती है. आप इसको जिस तरीके से लेने की बात कर रहे हैं उस तरीके से उन्होंने नहीं कहा है. उन्होंने इस तरीके से कहा है कि ये उद्योग भी महाराष्ट्र के अंदर है जिसको देश और दुनिया में माना जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी स्टेट के राज्यपाल आपने कैसे परसीव किया, आप बता रहे हैं. मुझे बताइए, अवधेश जी की दोनों बयान तो आपने भी सुन लिए. भगत सिंह कोश्यारी ने जो कहा था उसके बाद जो सफाई उन्होंने दी, और फिर उद्धव ठाकरे का जो बयान था वो कहते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी ने राज्यपाल ने कोल्हापुरी चप्पलें नहीं देखी, उनको चप्पल दिखाने की जरूरत है. अब सर उद्योग की बातें हो रही हैं, अपमान किया जा रहा है. मैं तो संजय गुप्ता क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए. मैं तो ये पूछ रहा हूं कि पूरे आजाद भारत के इतिहास में एक राज्यपाल के लिए किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं. ये सामान्य स्थिति थोड़ी ही है. देखिए, संजय राउत का तो संजय राउत की एक दूसरी समस्या है कि उनका पूरा जो आर्थिक साम्राज्य है वो भ्रष्टाचार में फंसा है. वो जा रहा है, उस महिला की गवाही से वो स्वयं जाने वाले हैं, पत्नी बेटी सब जाने वाली है. उद्धव ठाकरे की समस्या जो मेरी समझ में आ रही है कि सत्ता जाना उनको सहन नहीं हुआ है. बहुत सारे ऐसे बयान उस समय से उन्होंने दिए हैं कि अब वो जाना सहन नहीं हो रहा है उनको. अरे भाई सुनिए, आप सुनिए, एक चप्पल दिखाने के बयान को एक तो आप बीच में बोलते हैं, आप ऐसे आपत्तिजनक बोल रहे थे. मैं सुन रहा था आपको. किस तरह की भाषा है ये? अरे भाई आप यहाँ रहिए ना. क्या बोल रहे हैं? आप बीच में बोलते हैं, आप बीच में बोलते हैं, जाने वाले हैं. आप बचाव कर देंगे क्या संजय राउत की? आप बचाव कर देंगे उद्धव ठाकरे का? यही भाषा है जिसके से नाराज होकर जिसके विद्रोह हुआ संजय राउत की. यही सब भाषा तो थी कि घर वापस नहीं जाएंगे, 6 इंच नीचे चले जाएंगे, गाड़ देंगे, उखाड़ देंगे. ये भाषा कभी राजनीति में किसी ने सुना था? और संजय राउत कह रहे हैं उद्धव ठाकरे की आज की जो भाषा है, क्या भाषा है ये इसके बारे में कोई शब्द मैं प्रयोग करूंगा वो छोटा होगा. राज्यपाल का बयान सही है, गलत है, उस पर जाने वाली है, मैं पूछूं आपसे, विरोध भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की भाषा एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा बिल्कुल आपत्तिजनक है.
जी मैं लौटूंगा आपके पास। संजय गुप्ता, दो और पैनलिस्ट हैं, मैं उनका भी पहले एक बार राय जान लेता हूं कि उद्धव ठाकरे के इस बयान को वो लोग कैसे परसीव कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगा सर, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल के उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं या राज्यपाल को अपमानित कर रहे हैं? आप एक सेकंड संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम कुमार जी, स्पष्ट रूप से ये दोनों महत्वपूर्ण, दोनों महानुभावों की तरफ से गलत भाषा है। राज्यपाल ने भी गलत बात कही है और उद्धव ठाकरे जी ने भी जो जवाब दिया है वो भी सही नहीं है। और चूंकि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल पदेन राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल ज्यादा बड़े कल्प्रिट हैं मेरी नजर में। राज्यपाल को राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहिए और राजनीतिक भाषण भी इस तरह से जो कि वहां गुजराती बनाम महाराष्ट्र पैदा कर दे, मराठी पैदा कर दे, ये तो नफरत फैलाने वाली भाषा है। राज्यपाल की भाषा प्रेम कुमार जी, मुझे ये बताइए कि राज्यपाल के इस बयान के बाद जब हंगामा हुआ तो राज्यपाल ने खुद स्पष्टीकरण दिया कि मेरी कोई भी मंशा किसी भी मराठी मानुष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, मैंने ऐसा कोई इंटेंशन मेरी नहीं थी। उसको क्या सही माना जाए कि नहीं माना जाए? त्यागी जी, आप इतना इनोसेंट मानते हैं, वो पॉलिटिशियन रहे हैं कोश्यारी जी, ऐसे नहीं कि गैर पॉलिटिशियन राज्यपाल हैं। ये धूर्ततापूर्ण जो क्षमा मांगने का तरीका है वो शब्दावली है, क्या आप बोल दीजिए और उसके बाद में अपनी पद की रक्षा के लिए उसका एक स्पष्टीकरण दे दीजिए। ये कतई मान्य नहीं है, कतई स्वीकार्य नहीं है और मराठी होने के नाते लोग गुस्से में ही इसका प्रतिकार करेंगे। शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए, ये मैं कहूंगा। अवधेश कुमार जी ने जो बोला, हाँ बोलिए, इनके लिए इन्हें अपने शब्दों पे माफी मांगनी चाहिए। अवधेश कुमार जी जो कहा कि उनकी बेटी और पत्नी जाने वाले हैं, पूछे कहाँ जाने वाले हैं? संजय गुप्ता जी, वो शब्द क्या है पहले बताइए। अवधेश कुमार जी ने जो कहा, आप जरा पूछे तो सही इनसे। मैं तो आपसे इनसे जवाब लेना चाहता हूँ अवधेश कुमार जी से। जानना चाह रहा हूँ, यकीन मानिए शब्द आपत्तिजनक अगर होंगे तो वाकई में मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपने शब्द वापस लें। वो इसी पैनल पर लाइव नहीं, क्यों आपत्तिजनक? मैं आपत्ति कर रहा हूँ इस पर, मैं तो कह रहा हूँ, मैं इस पर आपत्ति कर रहा हूँ। आप पूछे इनसे संजय गुप्ता कह रहे हैं कि संजय राउत जी की पत्नी और बेटियां जाने वाले हैं, किस तरह की भाषा है ये? संजय गुप्ता जी देखिए, ईमानदारी के साथ सबको बराबर मौका मिल रहा है। मैं आपके साथ इस बात में खड़ा हूंगा सर। आप मुझे बताइए कि कौन से शब्द आपत्तिजनक थे? हम भी नहीं चाहते कि डिबेट में, चर्चा में किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो जो अनपार्लियामेंट्री हो। इन्होंने बोला, हाँ तो आपने सुना नहीं अनंत त्यागी जी, इन्होंने बोला डिबेट के अंदर कि संजय राउत जी की बेटी और पत्नी जाने वाले हैं, मतलब ये भेजने वाले हैं कहीं पर, या इनको क्या पता कहाँ जाने वाले हैं? इन्हें अपनी पत्नी या अपनी बेटी के विषय में पता है कि कहाँ जाने वाले हैं? मुझे बताइए आप कहाँ जाने की बात कर रहे थे? मामले में मैं अवधेश जी से पूछ रहा हूँ, सर बताइए अपनी बात। ऐसा है, ये शिवसेना की बीमारी इनको लग गई है। मैंने ये कहा कि उनका साम्राज्य जाने वाला है, पत्नी फंसी हुई है। सुनो, पत्नी ईडी में फंसी हुई है, अरे पत्नी की प्रॉपर्टी जब्त हुई है, बेटी ईडी में फंसी हुई है, स्वयं फंसे हुए हैं, किसी का आज न कल उनको जाना पड़ेगा जेल में। ये कौन सी नई बात मैं कह रहा हूँ? और आप बचा देंगे, आपको शब्द आपत्तिजनक लग गए हैं और एक महिला को इतनी, हमने उनके आप अपने शब्द, अरे भैया मैं शब्द क्यों वापस लूं? अपने जीवन में आज तक मुझे शब्द वापस नहीं लेने पड़े। सोच समझ के एक एक शब्द मैं प्रयोग करता हूं अपने जीवन में। और मेरा फिर भी ये कहना है, सुनिए, मेरा फिर ये कहना है कि संजय राउत की समस्या यह है जो मैंने कहा कि उनको ये घोटाले में उनकी पत्नी फंसी हुई है, उनकी संपत्ति जब्त हुई है, उनकी बेटियां फंसी हुई हैं जो कि सुजीत पाटकर के साथ पार्टनर हैं, जांच में और इनकी स्वयं की संपत्तियों पर क्वेश्चन है, तो इनकी समस्या तो इनका साम्राज्य जाने वाला है। अननेसेसरी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है संजय, जो मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में हम लोग टिप्पणी ना करें, वो सही है गलत है ये निर्धारित, ये पहले सबूत तलाशने एजेंसीज को निर्धारित करेगा कोर्ट। सर इस मामले में हम लोग चर्चा में किसी सबूतों की बात ना करें तो बेहतर होगा, परसेप्शन की बात जरूर कर सकते हैं सर, क्योंकि राजनीति में अगर आप बैंक का घोटाला है, एसडीआईएल का है, पीएमसी का घोटाला है, पात्रा चावल का घोटाला है, 672 लोग बेचारे को फ्लैट नहीं मिला है उसमें, और उसको बिल्डर से बेच करके इन लोगों ने पैसे कमाए हैं, उसमें अरेस्टिंग हो चुकी है। इस मामले में ईडी ने अरेस्टिंग हो चुकी है। संजय राउत को वो पूछताछ के लिए गए नहीं थे उस टाइम पे, उन्होंने समय मांगा था लेकिन ईडी ने समय दिया नहीं, तो उसके बावजूद वो गए नहीं थे। लेकिन अशोक वानखेड़े जी, मेरा सवाल है, पहली बात तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा उस परसेप्शन को लेकर के जो भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद हुआ, और उस परसेप्शन को लेकर के जिसके बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया उद्धव ठाकरे ने कि उन्होंने भाई कोल्हापुरी चप्पलें नहीं देखी, राज्यपाल को चप्पलें देखनी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा चप्पल से मारने की बात कही, यदि मैं जो समझ सकता हूं जी।
कोल्हापुरी चप्पल एकदम ऑल ऑफ सडन चप्पल का ही बिजनेस महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारा बिजनेस है जो चप्पल का टोटल टर्नओवर में चप्पल का टर्नओवर मुझे लगता है 0.01%। उन्होंने जो इंडिकेशन किया वो समझ लेना चाहिए। दूसरी और कोश्यारी जी ने ये बाकायदा मराठी आदमी का इंसल्ट किया। वो भले ही कहे कि हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोश्यारी जी की और लगातार महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों की जो खिंचातान चल रही है वो नई नहीं है जी। मराठी मानुस और मराठीत्व, इस पर ही शिवसेना, बाल ठाकरे, सभी लोग इस पे, राज ठाकरे से लेके, यही कारण है कि राज ठाकरे ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। आज मुख्यमंत्री ने यह तक कह दिया है कि कौन कहता है कि मराठी मानुस ने मराठी की मुंबई नहीं बनाई। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, और ये हम मानते ही नहीं इस बात को कि मराठी आदमी का यहाँ लेना देना नहीं है। तो ये बात करनी नहीं चाहिए थी। आप एक समाज की बात करते हो तो आप ये कह सकते थे कि मुंबई के उत्थान में या मुंबई के प्रोग्रेस में गुजरातियों का भी रोल है, राजस्थानियों का भी रोल है। लेकिन ये कहना कि मुंबई में गुजराती और राजस्थानी पैसा निकाल लेंगे तो भिखारी बन जाएंगे, ये तो अपमान की बात है ना। ये शब्दों का चयन है, तो ये बोलने की बात है। तो ये दोनों तरफ से गलतियां तो बराबर हो रही, क्योंकि आपने आरे बोला तो उसने कारे बोला, जो मराठी में कहते हैं। तो ये संयम दोनों तरफ से। गवर्नर तो बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ है, और गवर्नर पद और राज्यपाल होते हैं, वो पालक होते हैं राज्य के। यदि राज्य का पिता ही ऐसा बोलेगा राज्य के मराठी जनता के लिए, तो आहत तो होगी जनता। तो ये दोनों तरफ से गलतियां हुई है। मैं ये कतई नहीं मानता कि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बोला। चप्पल है, बिल्कुल चप्पल उठाने के लिए मैंने मारने की बात कही, चप्पल मारने की बात कही, उसका इंटेंशन है। मैं मेरे तरफ से जो समझाऊं मैं क्लियर कट बता रहा हूं। मैं शब्दों के बीच में खेलने वाला नहीं हूं। बिल्कुल, उन्होंने बोला तो बहुत गलत बोला, और हमने चप्पल का बोला, पारदर्शी बातें करें, बीच वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अशोक वानखेड़े जी, साथ ही साथ संक्षेप में जरा संजय गुप्ता जी के लिए और हमारे दर्शकों के लिए जरा एक बार फिर बता दीजिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्क्रिप्शन की भाई ये जो महिला जिसने आरोप लगाए संजय राउत पर, संजय राउत का इनको फोन करने की समीकरणें बनती हुई आपको दिखाई पड़ती हैं कि नहीं पड़ती हैं? आवाज किसकी है? इन्वेस्टिगेशन बाद में हो जाएगा। मैं ये कह रहा था पहले टाइम से कि इसकी, जैसे आपने कहा कि सत्यता हम नहीं बता सकते, हम गारंटी नहीं लेते, मैं भी उस मामले में हूं। लेकिन मैंने कुछ उदाहरण दिए। मैंने ये दिया कि दे आर पार्टनर्स इन द क्राइम, दोनों के नाम से वो प्रोजेक्ट है, पार्टनर इन द क्राइम। उनके पिता पति उनके साथ काम कर रहे थे। ईडी ने उनके पति की यहाँ रेड की, क्योंकि इसलिए रेड की क्योंकि वो उनके साथ काम कर रहे थे, संजय राउत के साथ। वो संजय राउत राज्यसभा का काम ये तमाम बातें दिखती है कि इन दोनों में जो एप्लीकेशन अशोक जी उस महिला ने लिखी है उसमें उसने जिक्र किया है अपने हस्बैंड का। उन्होंने कहा कि एंड ही इज आल्सो यूजिंग, उनका अपने हस्बैंड का नाम लेते हुए, टू हरास मी एज वी डू नॉट शेयर अ कॉर्डियल रिलेशनशिप एंड ही लिव्स इन माय लोकेलिटी। यानी उनके मुताबिक तो उनके पति को संजय राउत इस्तेमाल कर रहे हैं उस महिला को धमकाने के लिए। मैंने तो कहा, देखिए धमकाने की तो बात होती है, आगे पीछे टेप कितना कोर्ट में स्टैंड होता है नहीं होता है। फिर मैं ये कहता हूं कि इसमें संजय राउत, जो संजय राउत के बहुत नजदीकी लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया। संजय राउत को हाँ या ना में कम से कम ये कह सकते थे कि भाई लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, या मैंने नहीं कहा। संजय राउत जो मीडिया का पूरा उपयोग लेते हैं, हर 2 मिनट में छोटी छोटी बात पे मीडिया में आके वक्तव्य देते हैं, आज मीडिया से क्यों भाग रहे हैं? इसी का जवाब मैं सर शॉर्ट एंड क्रिस्प संजय गुप्ता से लेता हूं, समय मेरे पास कम है और हम तो कुछ गलत तो कह नहीं रहे जी। संजय गुप्ता, मुझे बताइए कि अगर संजय राउत के ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, महिला के साथ इतनी अभद्रता करने का आरोप है, उसको जान से मारने, उसको रेप करने की धमकी का आरोप है, तो क्यों चुप रहे वो संजय राउत? देखिए, किसी बात अगर संजय राउत जी ये कहते कि मेरी आवाज नहीं है, तो क्या आप मान लेते इस बात को? उस पर वो अगर हम तो चाहते हैं सर वो पक्ष रखें, क्योंकि हमारा हमेशा मोटिव रहता है कि दोनों पक्ष सामने आने चाहिए। और आप यकीन मानिए अवधेश जी के सामने जब ये स्टोरी हम लोगों ने कल की थी, तो मैंने लाइव टीवी पर स्टोरी दिखाते हुए 3 से 4 दफा संजय राउत जी को कॉल किया था, उन्होंने एक बार रेस्पॉन्ड नहीं किया। हमारे रिपोर्टर पहुंच गए उनके सामने कैमरा लेकर के, सर आना कुछ तो बोलिए, वो तब भी चुप रह जा रहे हैं। जिसकी कोई अनंत त्यागी जी, एक ऐसी बात जिसकी कोई रिलेवेंसी नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति किसी को 2 गालियां देगा तो फोन पटक देगा, और फोन पटकने के बाद उससे बात ही नहीं करेगा। संजय गुप्ता जी, नहीं, मैं एक लाइन अनंत जोड़ना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि केवल वो परसेप्शन का विषय नहीं है। 2 गालियां को संजय राउत की पत्नी और ये
उस गालियों पर बात की जाएगी, आगे की बात नहीं की जाएगी। एक संयुक्त अवधेश कुमार जी, वो अटैच ऐसा कर नहीं चुकी है इस कि मामले गालियां में। सुनता रहेगा तो फिर आगे बात करता रहेगा। इसलिए पार्टनरशिप था कि 11.5 जी। करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी इन सब की मिला करके अटैच हाँ। किया हुआ है। अब तो ये संजय, आपको बात करने का वक्त की मुद्दा बात मिल रहा है है, सर, सिर्फ चर्चा को मुझे अवधेश विराम कुमार देना होगा सर यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, वो जो कि राज्यसभा सांसद है, महाराष्ट्र की राजनीति में जो ए लेयर के जो नेता हैं उन्हीं में शामिल अगर वो होते हैं, और एक महिला आरोप लगाती है रेप करने की धमकी देने का, मर्डर की धमकी के, उनके पति को धमकाने का इस्तेमाल करने का था, तो इतनी शुचिता कम से कम होनी चाहिए कि आप पब्लिक डोमेन में आकर मना ही करें ताकि लोगों के पास संदेश जा सके।